सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली, ये अभी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है हुमा कुरैशी। इनकी एक वेब सीरीज बहुत मशहूर हुई है अभी, महारानी। अच्छा। महारानी के शायद दो सीजन आए हैं। अच्छा। बहुत मतलब मशहूर हो गई। तो हमारे पास बहुत मैसेज पड़े हुए थे। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर जो मूवी आई थी, उसमें मेन एक्ट्रेस थी लीड में। तो हमारे पास बहुत एक साल से मैसेजेस पड़े थे। हम सोचे थे कल बनाएंगे ऐसे करके देर हो रही थी। फिर हमारे पास आ गए परसों नरसों कई मैसेजेस। तो बोले महारानी वाली एक्ट्रेस की आपने बनाई नहीं, वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो गई, तो देखिए जरा उनकी कुंडली में क्या चेंजेस आए। तो मैं कहा हुमा कुरैशी है बॉलीवुड की हीरोइन। तो हुमा कुरैशी की जन्म कुंडली तुला लग्न है और मेष राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश शुक्र स्थिर में है, अष्टमेश का शुक्र स्थिर में है, ये अल्पायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। शनि स्थिर में है, चंद्रमा चर में है, ये मध्यायु हो गई। अब इसमें आयु का कालखंड बढ़ेगा कैसे? एक तरह से अल्पायु, एक तरह से मध्यायु, एक तरह से दीर्घायु है ना? ये एवरेज में जाएगी। हाँ, तो एवरेज में मध्यायु के कालखंड में है ना हो जाएगी। तो 36 की है ये। हाँ, तो एवरेज में तो मध्यायु के कालखंड। अच्छा, अगर मिनिमम कोई भी एक चीज 2 कालखंड में गिरे तो वो मानी जाएगी। हाँ, मतलब अगर अल्पायु 2 बार आ जाए, हाँ, या मध्यायु 2 बार या दीर्घायु। हाँ, लेकिन अगर तीनों अलग अलग हैं, हाँ, तो मिश्रित फल होगा तीनों का। अच्छा, है ना? हाँ, तो वो फिर मध्यायु में चली जाएगी। मध्यायु में एवरेज में लिया जाएगा। एवरेज मध्यायु होता है। तो चलो, हुमा कुरैशी की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखे जाए तो लग्नेश शुक्र यहाँ पे नीचा अभिलाषी है, लाभ भाव में। कन्या इसकी नीच राशि, उससे एक राशि पीछे बैठा है, ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा। पंचमेश का शनि इनका दूसरे घर में गया, और शनि यहाँ ये भी नीचा अभिलाषी है, मेष इसकी नीच राशि है। 8 4 12 5 राशि पीछे बैठा है, तो ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। भाग्येश का बुध इनका 10वें घर में आ गया, ये बहुत बड़ा राजयोग मिलेगा इनको। अच्छा, है ना? और बुध उच्चाभिलाषी है। कन्या इसकी उच्च राशि है, कर्क में बैठा है, 2 राशि पीछे। तो नवमेश 10वें में आया, ये बहुत बड़ा राजयोग है, तो एक राजयोग तो ये मिलेगा। चतुर्थेश शनि यहाँ गया धन भाव में, ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा, लेकिन तीसरी दृष्टि आई चौथे घर पे, इसलिए ये चौथे घर को बलवान करेगा। भूमि, भवन, वाहन, माता। सप्तमेश का मंगल इनका पराक्रम के घर में गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश का इनका चंद्रमा गया 7वें घर में, उच्चाभिलाषी है, वृषभ इसकी उच्च राशि है, एक राशि पीछे, लेकिन ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। तो एक ही राजयोग इसमें, एक राजयोग ये नवमेश 10वें में बुध उच्चाभिलाषी, और यहाँ पर एक बुधादित्य का योग बन रहा है, ये भी ठीक है। ये एक योग सही है। और लग्न पे देखो तो गुरु 5वें घर में बैठ करके 1 2 3 4 5 भाग्य भाव को देख रहा उच्चाभिलाषी दृष्टि से। 7वीं दृष्टि इसकी गई शुक्र पे, लाभ भाव में गुरु की नीचाभिलाषी, मकर इसकी नीच राशि है, और 5 राशि पीछे, और 9वीं दृष्टि आ गई लग्न पर, है ना? ये भी नीचाभिलाषी दृष्टि हो जाएगी। तो बाकी कुंडली हमारे हिसाब से तो ठीक है ना? हमारे हिसाब से। हाँ, एक चीज इसमें डिस्टरबेंस वाली है। क्या? राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, एक ग्रहण योग बना रहा 7वें घर में। अच्छा। 7वां घर पति का घर है। अच्छा, ठीक है। और कर्म क्षेत्र का भी मालिक है चंद्रमा, है ना? पति के घर में बैठा है। ये ग्रहण योग भी बना रहा। दूसरी चीज है, ये इनको डिप्रेस भी करेगा
जीवन में। अच्छा अच्छा। कई बार डिप्रेशन भी देगा। अच्छा। राहु चंद्रमा इनमें शादी ब्याह के मामले में नहीं, स्वयं में डिप्रेशन, स्वयं में भी डिप्रेशन है नहीं, अपने कार्य क्षेत्र में के कारण डिप्रेशन, पति के कारण डिप्रेशन। अच्छा अच्छा। ये भी चीज है इसमें। हाँ, तो ये भी किसी के साथ में अफेयर में है, अब वो नाम नहीं पता, कोई है उनके साथ में है। अच्छा, ये 36 की है इस समय। हाँ, तो एज लेकिन लव मैरिज इनकी नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि पंचमेश सप्तमेश का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, शनि मंगल का, वो दूर आगे पीछे। अच्छा। मैरिज इनकी तो होगी तो अरेंज मैरिज ही होगी। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये चीज बताइए, ये एक्ट्रेस तो है ही, अभी इन्होंने प्रोडक्शन कंपनी भी खोली है, तो उस प्रोडक्शन कंपनी तो अब इनकी एक पहली पिक्चर प्रोड्यूस होके आ रही है मार्केट में। वो तो चलनी चाहिए, प्रोडक्शन कंपनी चलेगी। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आएगा राहु के कारण। हाँ। लेकिन ये व्यापार का मालिक मंगल इनका उच्चाभिलाषी है, मकर इसकी उच्च राशि है, और एक राशि पीछे पराक्रम के घर में बैठा है, धन राशि में, तो वो तो चलना चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये 12, अच्छा, धन भाव का मालिक देखो, धन भाव का मालिक पराक्रम के घर में बैठा ने, धन की स्थिति बलवान करेगा। ये तुला लग्न में शनि राजयोग कारक ग्रह होकर के धन भाव में बैठा, चतुर्थेश पंचमेश होकर के, पैतृक रूप से धनवान होनी चाहिए। हाँ, इनके पिताजी के रेस्टोरेंट थे, हाँ, दिल्ली में चेन थी 10 रेस्टोरेंट, वही चीज, तो पैतृक रूप से धनवान है नहीं? और इनको पहले से ही भूमि भवन वाहन सबका सुख प्राप्त है। पति भाव देखो तो ये मंगल पराक्रम के घर में बैठा है ना, पति भाव पे थोड़ी समस्या आएगी। क्या, कैसी समस्या है ना? विवाह बाधा योग बनाएगा ये राहु यहाँ पे। अच्छा अच्छा, है ना? ये राहु विवाह बाधा योग बनाएगा। तो ये बाधा है, चल ही रही है कि जिसके साथ डेटिंग कर रहे हैं अभी तक शादी तो की नहीं। अच्छा, पंचमेश संतान भाव, इसका मालिक शनि राजयोग दे रहा धन भाव में, संतान भाव भी ठीक ठाक है। अच्छा, इनको इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अब इनका करियर देखो, करियर का मालिक चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण योग में फंसा हुआ, करियर बहुत लंबा नहीं होगा। अच्छा, तो जानते हैं ये जो प्रोडक्शन हाउस खोले हैं, तो हमको लगता है ये प्रोडक्शन हाउस इसीलिए तो नहीं खोलेंगे, इनको लग रहा हो कि अब धीरे धीरे जो है वो हम एक्टिंग से हटके, और हो सकता है ना? फिलहाल इस कुंडली के अनुसार करियर लंबा नहीं है, एक्टिंग से हटके। हाँ, करियर बहुत लंबा नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, ये स्थिति इस जन्म कुंडली की हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए कि एक चीज और है क्या, कि 7वें घर में सूर्य, 10वें घर में सूर्य बैठा है, और मंगल की भी 8वीं दृष्टि यहाँ आ रही है। ठीक है, ये पिता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है यहाँ पे, पिता के स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, और क्या बताना ये, अरे इनका जो है हुआ ये था कि जो ये प्रोडक्शन हाउस अपना खोली हुई है, तो वो, अब ये हमको बताइए कि जैसे एक चीज होता, हम वो पूछने जा रहे थे आपसे, वो प्रोडक्शन हाउस से हमको याद आ गया एकदम से, ये 12 भाव हैं, 12 भावों में से इन्वेस्टमेंट किससे देखा जाता है? पैसा लगाना कहीं। हाँ, पैसा लगाना, पैसा प्राप्त करना, पैसा प्राप्त करना, ये प्रोड्यूसर का मेन काम होता है। एक तो 7वां घर देखा जाएगा। अच्छा। 5वां घर देखा जाएगा, 5वां घर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अच्छा। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का जो मालिक है वो स्वयं गुरु है। गुरु, हाँ। अच्छा, गुरु जितना ताकतवर होगा, हाँ, इन्वेस्टमेंट से उतना ही अधिक धन प्राप्त करेगा, क्योंकि ये प्रोड्यूसर जो होते हैं, हाँ, इन्वेस्टमेंट तो ये मेन तो इन्वेस्टर ही होते हैं। तो गुरु की इसमें पावर देखो, मालूम हो जाएगा अगर गुरु बलवान है नहीं? अब गुरु यहाँ उच्चाभिलाषी है नहीं? मकर इसकी नीच राशि है, उससे आगे जा रहा है, कुंभ में गया, उच्चाभिलाषी है, पंचम घर में ही बैठा है ना? तो इसलिए इनका कार्य ये चलेगा। गुरु शुक्र आमने सामने एक लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं, तो ये कार्य तो इनका चलेगा। इन्वेस्टमेंट का काम चलेगा, इसका चलेगा। बस ये है कि कुछ फिल्मों में इनकी समस्या आएगी। अच्छा, उनके प्रोडक्शन, ग्रहण योग की वजह से प्रोडक्शन में भी समस्या आएगी,
और उन फिल्मों के सफल होने में भी समस्या आएगी। कुछ फिल्में फ्लॉप भी होंगी। अच्छा। हाँ, सारी फिल्में हिट भी नहीं हो सकती। अच्छा। हाँ, इस राहु के कारण। अच्छा। तो इसमें अगर कोई उपाय करना है तो राहु का उपाय किया जा सकता है। अच्छा, चलिए मैं तो लगभग सब पढ़ ही डाले। हाँ, बाकी ठीक है। वो बताइए, निधियां हम लोग जो बात कर रहे थे कौन सी है? खर्व निधि है ना? हाँ, ये आखिरी निधि है, नवी निधि। अच्छा। खर्व निधि में पिछली 8 जो निधियां हैं उनके थोड़े थोड़े गुण खर्व निधि जो सिद्धि साधना करके प्राप्त करता है उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। हाँ। तो एक तरह का मिश्रित उसको अच्छा फल मिलता है। हाँ। खर्व निधि का पैसा को कमाता है ना? कहीं कोई समस्या नहीं है। परिवार पर भी खर्च करता है, कहीं ये भी इसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये चालाक बहुत होता है। अच्छा। और धूर्त होता है। अच्छा। ऐसा व्यक्ति अपनी तो कमाई को ज्यादा महत्व नहीं देता है, वो दूसरों के धन को हड़पने में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। अच्छा। हाँ, कि दूसरे का किसी तरह से हमें धन प्राप्त हो जाए, है ना? तो वो एक चीज इसके साथ है। और कभी कभार ऐसे व्यक्ति विकलांग होते हैं। अच्छा। खर्व निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग होते हैं। और विकलांग व्यक्ति के बारे में वैसे मान्यता है समाज के अंदर कि वो टेढ़ा होता है। अच्छा। स्वभाव से। अच्छा, ये मान्यता है समाज में, भगवान जाने क्या है, लेकिन ऐसी मान्यता है। तो ऐसा है नहीं। हाँ, ऐसा होता हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होता। हम बोलता कुछ वर्ग मानता रहा होगा। हाँ, वो पहले से एक कहावत रहे, कोई कहावत टाइप की होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति संभवतः विकलांग भी होते हैं। तो विकलांग होना कोई दुर्गुण नहीं होता। अरे हाँ, तो वो तो कोई अपने हाथ में है नहीं। अच्छा, वो मतलब वो बाई बर्थ जो होते हैं। हाँ, बाई बर्थ उनकी बात हो। तो धन तो ये खूब कमाता है, परिवार पर भी खर्च करता है ना? लेकिन मिश्रित फल वाला होता है। अच्छा। सारी निधियों के गुण इनमें। हाँ, सारी निधियों के थोड़े थोड़े गुण होते हैं। चालाक होता है, ये दूसरे का धन हड़पने की फिराक। अच्छा, एक चीज भाई, जैसे ये सिद्ध हम लोग अभी आखिरी निधि है, तो हमारा सवाल ये बन रहा था कि सिद्धियां और निधियां इनकी जरूरत ही क्या है कोई इंसान को? भाई हमारे हिसाब से तो इस कलयुग में इनकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आदमी सबसे बड़ी चीज है कि युग चाहे जो रहा हो, जो मनुष्य अपने पे विश्वास करता है, स्वयं पे, ठीक है ना? अपने मेहनत पे, माने परिश्रम पे, अपने ज्ञान पर, अपने विवेक पर, अपने भाग्य पर, वो अपने जीवन में सुख प्राप्त करता है। ठीक बात। अपना कर्म करके। जो दूसरों के चक्कर में पड़ता है कि भैया पैसा दे हैं तो हमारा काम हो जी। बहुत सारे लोग बड़े लोगों के पीछे लगे रहते हैं कि कुछ हमारी सहायता हो जी। वो तुम्हारा काम ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरे की सहायता से प्राप्त व्यक्ति का पास जो धन आता है वो उतनी जल्दी निकल जाता है। हाँ, बिल्कुल। अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन ही संचित होता है ना? तो हमेशा हर व्यक्ति को अपनी मेहनत करनी चाहिए, अपने ज्ञान पर भरोसा करके जो भी काम करे, नौकरी करे, व्यापार करे, और परिश्रम से करना चाहिए। तो उससे जो धन प्राप्त होगा वो सुख भी देगा और वो लंबे अवधि तक चलेगा भी। और ये जो रिद्धियां सिद्धियां हैं, ये एक तरीके से शक्ति की उपासना है। हाँ, एक तरह से शक्ति की उपासना है। और आजकल शक्ति लेकर के कोई क्या करेगा भाई? जीवन चलाने के लिए पैसा चाहिए, धन। तो धन तो अपने व्यापार या नौकरी से ही आएगा। उसको मेहनत से करेगा तो आएगा, है ना? उसको ढंग से मैनेजमेंट करेगा तो वो हमेशा बना रहेगा पैसा। उसको अपने इन्वेस्टमेंट करता रहे, लगाता रहे। ये नहीं है कि वो शराब, मांस और अय्याशी में उड़ा दे, तब तो फिर नहीं रुकेगा। बड़े से बड़े ये रिद्धियों सिद्धियों के पीछे जो लोग लगते हैं वो बेकार है, हमारे हिसाब से तो कोई काम नहीं। तो वो इस वजह से तो नहीं लगते हैं कि हमको इस जीवन में, वो दरअसल उनकी ये इच्छा होती है हमको बैठे बैठाए मिल जाए। अच्छा, सारे धन और सुख सुविधाएं सिद्धियों से हम प्राप्त कर लें। वो लोग लगते हैं और सारा जीवन भर यही करते रहते, मिलता कुछ नहीं। हमने ये सब शास्त्रों में पढ़ा है
कि जब भी कोई इंसान ईश्वर की खोज में चलता है तो सिद्धियां रिद्धियां अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। और जब कोई इंसान सिद्धियों की खोज में चलता तो उसको कुछ भी नहीं प्राप्त होता। ये क्या चक्कर है? वो तो दरअसल सुपर पावर है ना परमात्मा। तो जो परमात्मा की खोज में निकलता है, ध्यान करता है ना, साधना करता है, तो रिद्धियां सिद्धियां उसको मुक्त न हो वो आत्मा, इसके लिए उसको रुकावट के लिए उसको इसी में उलझा देती है, बाधा डालती है। हाँ, कोई सिद्धि दे देती। अब वो आदमी अगर भटक गया तो सिद्धि को प्राप्त करके यहाँ संसार में अपने पैसा कमाने लगा, खाने लगा। अच्छा। निधियां कोई दे दिया निधियों ने, तो वो ये केवल उस मुक्ति के मार्ग से भटकाने के लिए ये निधियां और सिद्धियां मिलती रहती हैं लोगों को। लेकिन जो दृढ़ प्रत्यक्ष होते हैं हमें परमात्मा से मुक्ति ही चाहिए इस जीवन में, है ना, इसी जीवन में, तो वो इन पे ध्यान ही नहीं देते है ना। और ये जो रिद्धियां सिद्धियां हैं ये उसी ऊर्जा का ही भाग है जो परमात्मा की, हाँ, ये सब भाग उसी के हैं। अच्छा, सारे अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां सब परमात्मा श्री विष्णु जी के पास हैं, है ना, भगवान विष्णु जी के पास। तो प्राप्त तो उसी शक्ति से होंगी जो उनकी अपनी शक्ति है। ये जिसको माया कहते हैं, ये सारी सिद्धियां वगैरह उसी, माया अलग चीज, वो अलग चीज, माया सिद्धियां नहीं है। अच्छा, माया तो प्रकृति को कहते हैं, ये जो सारी सृष्टि है। अच्छा, ये माया है, वो माया। और सिद्धियां जो है वो अलग, हाँ, वो ईश्वरीय शक्ति है। अब एक हमारा सवाल बताइए, सिद्धियां मन के अंडर में है या आत्मा के अंडर में? मन के अंडर में। आत्मा के अंडर में नहीं। अच्छा, तो यानी कि ये, अच्छा, समझे, सिद्धियां सब मन के अधीन है। मन के अधीन। तो वो जो मानसिक शक्ति है, हाँ, वही है, हाँ, जिसकी मानसिक शक्ति प्रबल होती नहीं, हाँ, तो वो संकल्पित हो जाता है। लोग बॉडी बना लेते हैं, मानसिक शक्ति के बदौलत ही तो बनाते हैं। बड़े बड़े जहाज खींच लेते हैं दांत से, बाल से खींच देते हैं, रस्सी बांध के, वो मानसिक शक्तियों का प्रभाव। तो उसी में सिद्धियां भी आ जाती हैं। आत्मा से कुछ संबंध नहीं होता। आत्मिक शक्तियां अलग है। आत्मिक शक्तियां तो ईश्वरीय, चूंकि परमात्मा का एक अंश है आत्मा, तो जो शक्तियां परमात्मा की होती हैं उसका एक अंश आत्मा में भी होता है, शक्तियों का, ये होता है। अच्छा, तो जैसे ये 8 कितनी सिद्धियां हैं और इतनी आत्म शक्ति का जो जिसकी विकसित होती है, उसमें एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, वो संकल्प होता है, उसमें विकल्प नहीं होता। उसके पास विकल्प जीव के पास होता है, जो संसारिक जीव हैं, नहीं कि पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, हम मेहनत भी करें, पैसा भी खर्च करें, व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, ये सारे विकल्प जितने हैं, या ये नहीं होगा तो मैं ये काम कर लूंगा, वो नहीं होगा तो और कर लूंगा। तो ये जो विकल्प की बात है ये केवल संसारी जीवों में होता है। अच्छा, और जो आत्म संकल्पित व्यक्ति होता है उसमें केवल संकल्प होता है। उसने कहा कि मुझे जीवन में यही करना है, इसी लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, ठीक, वो उस एक लक्ष्य को निर्धारित करके सारे जीवन में उसी को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग उस लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाते, कोई बात नहीं, लेकिन वो इतना ज्यादा प्राप्त कर लेता है संकल्पित व्यक्ति कि उसके जीवन आराम से बीतता है ना। कि जैसे मान लो किसी ने कहा खरबपति बन गया, ठीक, संकल्प बनाया, मेहनत किया, लेकिन वो करोड़ तक पहुंच गया, अरबपति बन गया, तो भी उसका जीवन उसकी पीढ़ियां आराम से गुजारेंगे। ये चीज होती है। अब एक हमारा वो हो जाएगी लंबी, एक आखिरी सवाल देखिए, आप अभी बता रहे थे तो हम उसको बहुत ध्यान से सुन रहे थे। किसी आदमी ने संकल्प लिया, वो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, उसने संकल्प लिया कि हमको खरबपति बनना है, बिलियनर, विश्व के 5 जो अमीर आदमी उनमें से पहुंचना है। उसकी कुंडली में राजयोग कमजोर है, महादशाएं हैं ही नहीं समय पर। भाग्य का भी होना जरूरी है।
दोनों चीजें हैं। ये हमारा सवाल है, अपना पुरुषार्थ, कि पुरुषार्थ और भाग्य का कितना कितना परसेंट जो है वो इंसान के जीवन में वो होना ये चाहिए। कोई नहीं जान पाता है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये है कि राजयोग के बिना हाँ, खरबपति होना नहीं है। अरबपति होना, तो इसका मतलब है कि करोड़पति ज्योतिष होना। विज्ञान हाँ भाग्य की गवर्निंग बॉडी है पूरी। हाँ, भाग्य, इससे भाग्य के कैलकुलेशन निकलते हैं। हाँ, से निकलते हैं। भाई मेहनत के तो कैलकुलेशन नहीं निकल सकते इससे, कि कोई आदमी 20 घंटे काम कर पाएगा कि नहीं, है ना। और जो लोग जैसे सिर्फ ये मानते हैं कि मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है, नहीं, वो नहीं। तो ये ज्योतिष विज्ञान सीधा सीधा आईना दिखाता है, आईना दिखाता है ना। हाँ, एक समय आता है जब वो भी जब थक जाते हैं, कोई काम नहीं होता, हाँ, तब वो भी मानते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब भाग्य हमारा खराब है। कुछ और भी है। और हमने देखा कि सारे बड़े लोग जो भी जो है सामाजिक रूप से बहुत ही बड़े हो गए, धन संपत्ति के मामले में या सम्मान ऐश्वर्य के मामले में, वो सब लोग स्टेज पे आके एक ही बात हर आदमी कहता है, वो कहता है कि हम भाग्यशाली थे तो यहाँ पहुंच गए। वही तो मेहनत को कहते हैं, मेहनत सब अपनी जगह। उसमें राजयोग तो देखो, तो सारी कुंडलियों में राजयोग हैं। हाँ, इतने बड़े लोग हैं। ठीक है, चलिए बाकी ठीक। हुमा कुरैशी की कुंडली जो है ठीक ही ठाक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको